बच्चों, आज हम विषय ऊर्जा प्रबंध एनर्जी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो एनर्जी ऑडिट या ऊर्जा अंकेक्षण का अध्याय चल रहा है उसके बिंदु संख्या 3.6 और 3.7 का अध्ययन करेंगे। 3.6 है कंसिडरेशन इन इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम को लागू करने के विचारणीय बिंदु, यानी वो कौन कौन से कंसिडरेशंस हम करते हैं, कौन कौन सी बिंदुओं पर हम विचार करते हैं जब हम ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम को लागू करते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी हर प्लांट में, हर उद्योग में ऊर्जा संरक्षण के कार्यक्रम लागू होने, जब भी हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट के बाद ऑडिट की रिपोर्ट में बहुत सारे ऊर्जा संरक्षण के कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों को लागू करना है तो उसमें किन किन बिंदुओं का पर हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो जब भी हम ऊर्जा संरक्षण का कार्यक्रम करते हैं तो प्लांट के बहुत सारे बिंदुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन किसी भी दृष्टि से कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हम एनर्जी कंजर्वेशन शुरू करें और उससे प्लांट के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़े तो ये कभी भी अच्छी स्थिति नहीं होती। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहला है उत्पादन क्षमता या प्रोडक्शन कैपेसिटी। हम ऊर्जा संरक्षण लागू कर रहे हैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी ही कम हो गई तो इसका मतलब हमारा ये ऊर्जा संरक्षण का कार्यक्रम उचित तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। अगर प्रोडक्शन को ही हैम्पर हो रहा है, प्रोडक्शन ही हैम्पर हो रहा है या उत्पादन क्षमता कम हो रही है या प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है तो इसका अर्थ ये है कि ऊर्जा संरक्षण के कार्यक्रम सही प्रकार से लागू नहीं हो रहे। दूसरा है जो फिनिश्ड गुड है, जो तैयार माल है, उसकी गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इस पे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। हम ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम लागू करें, हम ऊर्जा की बचत शुरू करें और उससे यदि जो फिनिश्ड गुड, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी क्वालिटी ही खराब हो जाए तो ये काम कभी भी इसमें नहीं होना चाहिए। तो हम ऊर्जा संरक्षण के कार्यक्रम को इस प्रकार से लागू करें कि ये जो भी बिंदु हम डिस्कस कर रहे हैं, इन बिंदुओं पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ना तो प्रोडक्शन कैपेसिटी पर और ना क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड, जो अंतिम उत्पाद हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर किसी भी तरीके का क्वालिटी के या उसकी जो गुणवत्ता है उसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ और तीसरा बिंदु है प्रचलन विश्वसनीयता या ऑपरेशनल रिलायबिलिटी। ऑपरेशनल रिलायबिलिटी से मतलब ये है कि यदि हमें विश्वास है कि कोई भी काम हम 1 महीने के अंदर पूरा कर लेंगे तो वो 1 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो जो हमारी रिलायबिलिटी है, जो हमें विश्वास होता है कि लोगों को भी विश्वास होता है कि भाई हम इस काम को इतने समय में पूरा कर सकते हैं या 1 दिन में हम इतने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और उसकी जगह पे मान लीजिए कभी कोई मशीन ख़राब हो रही है, कभी कोई मशीन ख़राब हो रही है, किसी भी कारण से या हमारे ऊर्जा संरक्षण के कार्यक्रम इस तरह से लागू हो रहे हैं कि उससे हमारी रिलायबिलिटी ही पुअर हो रही है, यानी कोई भी मशीन कभी भी काम करना बंद कर दे तो उससे हमारी प्रोडक्शन, हो सकता है हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए लेकिन रिलायबिलिटी पुअर हो जाएगी। रिलायबिलिटी का अर्थ ये है कि जब हम चाहें तब वो काम हो जाना चाहिए। तो जब भी ऑर्डर आए तो वो काम पूरा हो जाए। तो जो प्रोडक्शन की रिलायबिलिटी है या प्रचलन की विश्वसनीयता है, ऑपरेशनल रिलायबिलिटी है, इस पे किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चौथा है प्लांट के प्रचालन का लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन ऑफ प्लांट। इसका अर्थ ये होता है कि
हम मान लीजिए प्लांट के अंदर एक पार्ट को चलाना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने ग्रुप ड्राइव लगा दी और सारे पूरा प्लांट चलाना ही हमारे लिए आवश्यक हो जाए। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है उससे भी कभी भी कंप्रोमाइज़, जब भी हम ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम लागू करें, इससे किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद है रख रखाव की आवश्यकताएं, जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसा नहीं हो कि हमें ऊर्जा संरक्षण हम लागू कर रहे हैं तो हमारा मेंटेनेंस का खर्चा, समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इस प्रकार की का ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम किसी भी प्लांट के अंदर सफल नहीं हो सकता। तो मेंटेनेंस जो है, जितनी हम पहले कर रहे थे उतनी ही मेंटेनेंस करें, उतना ही उसमें खर्चा हो। इस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम लागू होने चाहिए। मान लीजिए कोई पार्ट हम इस तरीके के लगाते हैं जिससे ऊर्जा संरक्षण तो होता है, लेकिन वो पार्ट की रिलायबिलिटी पुअर होती है या वो पार्ट बार बार खराब होता रहता है, तो इस तरह के ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम कभी भी सफल नहीं होते। तो उसको हमें इस प्रकार के कार्यक्रम ही लागू करने चाहिए जिससे कि हमारी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स बढ़े नहीं और उसकी खर्चे भी नहीं बढ़े। तो ये हमने 5 बिंदु पढ़ लिए। छठा बिंदु है इसमें प्रदूषण और पर्यावरण, यानी किसी भी दृष्टि से उससे पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम हम लागू कर रहे हैं और जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको हम इसी तरीके से वातावरण में छोड़ते जा रहे हैं, नदी में बहाते जा रहे हैं या इसी प्रकार खुले में उनको फेंकते जा रहे हैं, तो उससे प्रदूषण बढ़ेगा। उसी प्रकार से हमारा कोई भी ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम इस प्रकार से लागू हो कि उससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि जो पर्यावरण की दृष्टि से और प्रदूषण भी उसमें कम से कम होना चाहिए। तो कोई भी कम कार्यक्रम इस प्रकार का ही कार्यक्रम लागू करें जिसके अंदर प्रदूषण कम हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो प्लांट है और जो प्लांट में काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो। यानी जो प्लांट की सुरक्षा पे कोई खतरा नहीं हो और जो प्लांट में काम करने वाले लोग हैं और जो और मशीन्स लगी हुई हैं उनकी सुरक्षा पे, मान लीजिए कोई बहुत ही भारी मशीन आपने किसी ऊंचाई पे लगा दी और उससे जो प्लांट के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके जीवन को ही खतरा उससे उत्पन्न हो गया, या मान लीजिए आपने कोई इस तरह बहुत ही कम जगह में आपने इतनी ज़्यादा मशीनें लगा रखी हैं कि उससे लोगों का चलना फिरना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो ये सभी काम ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों का भाग नहीं हो सकते। ऊर्जा संरक्षण के कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम इस प्रकार से लागू हो, इस सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस की चीज़ होती है कि किसी भी प्लांट के अंदर किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो, ना तो प्लांट को नुकसान हो, प्लांट के सामान को नुकसान हो और ना उसमें काम करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान हो। तो इसका भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु और है कि औद्योगिक संबंध जो हैं, जो मैनेजमेंट और लेबर के रिलेशंस अगर वो ख़राब होते जा रहे हैं, मान लीजिए कि आपने कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, उससे वो लोग नाराज़ हो गए, परेशान हो गए, इससे मैनेजमेंट और जो श्रमिक के बीच के संबंध हैं वो संबंध खराब हो गए, वो निश्चित रूप से आपके प्रोडक्शन पर खराब इम्पैक्ट डालेंगे। तो कभी भी उद्योग और जो श्रमिक हैं और जो प्रबंधन है उसके संबंध, जो औद्योगिक संबंध हैं,
वो कभी भी उससे खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम को लागू करते समय विचारणीय बिंदु हैं। हम इन सभी बिंदुओं पर विचार करें, उसके बाद ही ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम लागू हो। जब भी ऑडिट हो तो ऑडिट के बाद जो भी रिकमेंडेशन वही लागू की जाए जो इन बिंदुओं पर खरी उतर रही हैं, इन बिंदुओं को पूरा कर रही हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हम पहले ये देख लें कि इसमें कौन कौन से इसके क्या फर्दर इम्पैक्ट्स होंगे। तो ये जो चीज़ें इन सभी बिंदुओं को क्वालिफाई कर जाए, यानी उन सभी बिंदुओं के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट दें, उन्हीं कार्यक्रमों को इसमें लागू करना चाहिए। अब हम बिंदु 3.7 इसको डिस्कस करते हैं। इसमें है कि पीरियोडिक प्रोग्राम रिव्यू, इसी तरह से आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, यानी पीरियोडिक समय अवधि के बाद प्रगति की पीरियोडिक प्रोग्रेस रिव्यू। तो समय अवधि के बाद प्रगति की समीक्षा किस प्रकार से करें, क्या करें, ये बिंदु भी 3.7 है। पीरियोडिक प्रोग्रेस रिव्यू यानी समय अवधि, निश्चित समय अवधि के बाद कार्यक्रम की समीक्षा और उसकी प्रगति की समीक्षा। तो किसी भी कार्यक्रम को प्रभावी रूप से अगर हम लागू करना चाहते हैं, हम कुछ संशोधनों को लागू करना चाहते हैं, तो उसमें उसकी समय समय पर समीक्षा और उसके साथ साथ ऊर्जा संरक्षण की प्रगति, यानी कितना उसमें ऊर्जा संरक्षण उस कार्य से वास्तव में हो रहा है, उसकी समीक्षा करना भी। यानी कोई चीज़ हमने इम्प्लीमेंट की, एक तो वो सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट हो जाए और उससे वास्तविक ऊर्जा संरक्षण भी होना चाहिए। तो इन दोनों ही चीज़ों की समीक्षा करना इसमें आवश्यक होता है। तो इसमें समीक्षा में मोटे तौर पे 3-4 बिंदुओं को हम अध्ययन करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि श्रेष्ठ ऊर्जा टेक्नोलॉजी व उपलब्ध उपकरणों के लिए कुछ सुझाव होते हैं, तो वो सुझाव लोगों से लिए जाते हैं। यानी जो कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कौन सी सबसे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, उस स्थिति में सबसे प्रभावी जो टेक्नोलॉजी हो उसका ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं मोस्ट मॉडर्न आप लगा दें और उसको मेंटेनेंस की हमारे पास योग्यता ही नहीं हो। हम ऐसी टेक्नोलॉजी लगाएं जिसे हम ठीक तरीके से चला सकें, उसको ठीक भी बीच बीच में कर सकें। दूसरा बिंदु है पूर्व में आरंभ किए गए ऊर्जा संरक्षण के कार्यक्रमों के परिणामों का आकलन भी करते रहना चाहिए। जो हमने पूर्व में, मान लीजिए पिछले साल कोई प्रोग्राम लागू किया, ऐसा नहीं कि वो तो 2-4 महीने ठीक चला, उसके बाद वो प्रोग्राम ठीक से काम करना या ठीक से रिजल्ट देना या ठीक से परिणाम देना बंद कर दे, तो उनकी समीक्षा भी इस रिव्यू मीटिंग में, जो रिव्यू प्रोग्रेस मीटिंग हम करते हैं, उसके अंदर ये होनी जरूरी है। ऊर्जा स्रोतों की यदि मूल्य वृद्धि हो जाती है, जैसे मान लीजिए बिजली की दरें बढ़ गई, पेट्रोल की दरें बढ़ गई, तो ऊर्जा के स्रोतों की मूल्य वृद्धि हो जाए तो ऊर्जा की उपलब्धता के लिए ऊर्जा नीति में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि बिजली की दरें बढ़ जाएं तो क्या हम सोलर पैनल्स लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, या विंड मिल कहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके इनकी भी समीक्षा समय समय पर किया जाना आवश्यक होता है। एक और इसी में बिंदु आता है कि हम फ्यूचर में, भविष्य में हम ऊर्जा बचत के लिए किस किस तरीके का ऑपरेशनल या मेंटेनेंस में परिवर्तन चाहते हैं। तो भविष्य के बारे में सोचना, यानी हम इस समय नहीं कर रहे, लेकिन साल, 2 साल, 5 साल बाद हम इसके ऑपरेशन में क्या क्या हम परिवर्तन चाहते हैं, वो भी समीक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उसकी भी समीक्षा इसमें किया जाना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पे 3-4 बिंदु होते हैं जिनकी समय समय पर पीरियोडिक प्रोग्रेस रिव्यू या समय अवधि प्रगति समीक्षा जो किया जाना आवश्यक होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होती है और इसके से ही जो निष्कर्ष निकलते हैं
वही निष्कर्ष हमारे वास्तविक ऊर्जा संरक्षण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। जब भी हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के बाद इन सभी बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऑडिट में काम में आते हैं, वो जो है अगले वीडियो में देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।